मुनीब फ़ारूक माहिर कानून भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, मतलब मामला काफ़ी खुलकर सामने भी आ गया है कि वो जो इख्तिलाफ़ राय या जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ की बात होती थी, अब वो लाइंस और स्ट्रॉन्ग या और स्ट्रेंथन होती जा रही हैं अपेरेंटली। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, जो बदकिस्मती से मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन हमें कहना पड़ जाता है कि ये वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स ऑफ द जजेस बाय द जजेस। तो ये इसके बाद आप क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिस्क्वाइट है, जो पहले भी मौजूद थी उमर अता बंदयाल साहब के वक्त, हमें लगता था शायद उसके बाद वो कम होगी, लेकिन काजी फैसल साहब के वक्त उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। और अब जबकि 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद, रिगार्डलेस के उस पर इसको जितने मर्जी एतराजात हो, बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक नए चीफ जस्टिस मौजूद है। अब अगर जो तरीकाकार ठीक है, जजेस कमेटी कानून के मुताबिक मौजूद है, लेकिन वो आप बुली तो नहीं कर सकते ना किसी को कि जी आपने ये काम करना है तो करना ही करना है। एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, वो कमेटी बैठती है और उसमें वो रिक्वेस्ट करती है जी कि ये मामला ऐसे किया जाए। और उस कमेटी के अंदर, आप बाय द वे कल जो तरमीम की गई है उसके बाद तो उस कमेटी की कॉम्पोजिशन फिर तब्दील हो गई है। सो इंटरेस्टिंगली ये जो तरीकाकार अपनाया गया मंसूर अली शाह साहब की जानिब से और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से, वो उससे अब आपको एक बात तो बड़ी वाज़ेह होती है कि बेशक आईनी तरमीम के ऊपर सवाल जो मर्जी उठाए, लेकिन इम्प्रेशन ये क्रिएट होता है कि ये वही पॉलिसी या अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है जो कि एक खास सियासी जमात चाहती है कि हो, जो वकला का एक खास हिस्सा चाहता है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में ये फैसला तो कर रहे हैं, लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम इन प्लेस भी तो है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी आईनी केसेस होंगे वो आईनी बेंचेस में सुने जाएंगे, तो ये फुल कोर्ट का कैसे तकाजा कर रहे हैं इतने सीनियर जज? देखिए, बात ये है कि ये आप जब आप ये समझने लग पड़े कि फुल कोर्ट एक कोई सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो बैठ के ओवरराइड कर सकती है या अनडू कर सकती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो ये एक माजरत के साथ ये तो फिर एक बड़ा डिक्टेटोरियल किस्म की अप्रोच है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ले सकते हैं। वो इसलिए कि अगर आपको याद हो, जब जो 18वीं तरमीम है वो की गई थी तो उसको चैलेंज किया गया, सिर्फ जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर पे फंडा पड़ा, फिर तकरीबन गन पॉइंट पे पीपल्स पार्टी से 19वीं तरमीम करवाई गई। अब अगर वो प्रैक्टिस दोबारा अडॉप्ट करनी है कि जी इसको जो चीजें हमें पसंद नहीं है आप उसको तब्दील करें, ठीक है, मुझे एतराज हो सकता है 26वीं आईनी तरमीम पे, लेकिन आर्टिकल 239(4) भी तो मौजूद है, 239(4), 239(5) जो कि कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप रावलपिंडी बार एसोसिएशन का फैसला को की बुनियाद बनाकर कि जी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और तो लिहाजा उनको देखा जाए, तो देखिए बात ये है, ये तरमीम पास हो गई, हुई वोट से ही 2/3 अक्सरियत से हुई, उसके नतीजे में बहुत सारी लेयर्स ऐड हो गई और एक चीफ जस्टिस अपनी जगह पर आ गए। अब अगर आप ब्राउबीट करके किसी को लाना चाहते हैं अपने मुताबिक, तो मैं समझता हूँ वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और जो मेरे लिए ज्यादा तशवीश की बात है, एक तो कल के बाद कानून फिर तब्दील हो गया है। अब आप फरमा रहे हैं कि नहीं जी क्योंकि ये फिक्स नहीं हुई लिहाजा हम रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप ये अपलोड कर दें। सो फ्रैंकली मैं कोई इतना ज्यादा कायल तो नहीं हूँ जो हमारे मुल्क की जुडिशल हिस्ट्री है उसका, कि वहाँ को बड़े बेहतरीन फैसले किए गए या बेहतरीन कोड ऑफ कॉन्डक्ट रहा ऑनरेबल जजेस का, लेकिन somebody has to put the house in order। अगर आपने इसको इसी तरह चलाना है और इतनी ही डिवीजन क्रिएट करनी है, जो कि अब पीटीआई का मौकफ ये है कि वो हुकूमत ने क्रिएट कर दी है, उन्होंने एक्सेसरबेट कर दिया। बात ये है कि डिवीजन तो क्रिएट अब हो चुकी है करने की, तो कि फ्यूचर में क्या डिवीजन होगी, डिवीजन इज देयर। अब इसको यूनाइट किस तरह किया जाए? अब ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की बात हो रही है और इनके खत की बात हो रही है, अब ये आपको रिजॉल्व होते हुए ये किस तरह नजर आ रहा है? देखिए, मुझे रिजॉल्व होते हुए तो फ्रैंकली ये नहीं नजर आ रहा इतनी आसानी से, अनलेस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है
वो जिस तरह का, देखिए जो इस लेटर से मुझे लग रहा है वो दो जो सीनियर जज साहिबान जो कि आउटडू किए गए, वो नहीं बन सके चीफ जस्टिस, उनमें से एक तो सीनियर मोस्ट थे। अब अगर तो चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है या इफ ही हैज टू रन हिज कोर्ट, तो वो फिर अपने तरीके से, जो मुझे इस लेटर में लग रहा है कि वो इतने इम्प्रेस नहीं है मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब के कॉन्डक्ट से। लेकिन अगर उन पर दबाव डालकर, जो कि पहले भी तासुर ये था कि दबाव डालकर एक फुल कोर्ट बुला लिया जाए और आईनी तरमीम को अबेंस में डालने के लिए कोई कोर्ट ऑर्डर लाया जाए। अब ये जो फुल कोर्ट बुलाने की बात की जा रही है वो बेसिकली क्या है? ये तो फुल कोर्ट की क्या हैसियत है जब आईनी तरमीम हो चुकी है और आईनी केसेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनने हैं? तो ये कंफ्यूजन इटसेल्फ है कि ये किसको कंफ्यूजन है कि हम फुल कोर्ट बुला लेते हैं और हम ओवरराइड कर देंगे शायद? देखिए बात बड़ी क्लियर है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो जिसका ताल्लुक आर्टिकल 184 से होगा, ये जितनी भी पिटिशन आई हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, ये आई ही 184 के तहत है ना, और तो किसी के तहत नहीं आ सकती। तो जब आप ये चैलेंज करेंगे इन्हें, तो 26वीं आईनी तरमीम ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएंगे। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनता, ये टेक्निकली ये पिटिशन नहीं सुनी जा सकती। नंबर 2 बात ये है कि फुल कोर्ट को अगर आप कोई ओवर राइडिंग इफेक्ट दे देते हैं, जो कि आइन के अंदर भी नहीं दिया गया कि तमाम जजेस अगर बैठ जाए तो वो मुल्क के कानून या आइन को तहबाला कर देंगे और उसका कोई ओवर राइडिंग इफेक्ट आ जाएगा। ये एनआरओ की जजमेंट तो है नहीं, ना ही ये कोई और मामला है। अब अगर वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में ये दोबारा प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाए कि जिस तरह 10वीं 18वीं आईनी तरमीम को, चलिए मुनीब हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। लेट्स सी चीफ जस्टिस का क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। वी ऑल वुड वेट फॉर इट। थैंक यू।